नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तिथि का ऐलान करने के बाद रिजल्ट रोकना पड़ा था। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार अब पहले विज्ञान विषय की परीक्षा होगी और उसके बाद ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड ने हालांकि अभी नई तिथि का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बोर्ड सूत्रों के अनुसार विज्ञान विषय की परीक्षा 25 जून को ली जा सकती है। बताया जाता है कि बोर्ड ने सरकार को भी इसका प्रपोजल भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा 3 घंटे के बजाय केवल 1 घंटे की हो सकती है। इस परीक्षा के बाद रिजल्ट की तमाम तकनीकी दिक्कतें दूर हो जाएंगे और रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि बोर्ड द्वारा नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। सोमवार को कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे नरेश शर्मा ने इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ में इनेलो की सदस्यता ग्रहण की। बादली से ही 2 बार के विधायक रहे नरेश शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिता और दादा चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करने वाले नेता थे और उनके पिता तो ताऊ देवीलाल जी के साथ किसान प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हालात को देखते हुए आज घर वापसी का निर्णय लिया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नरेश शर्मा ने कहा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जैसे कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से हर वर्ग और हर जाति में गया हूं और सभी जगह से यही मांग आई है कि अगर किसान मजदूर का कोई भला कर सकता है तो केवल मात्र अभय सिंह चौटाला से यह उम्मीद की जा सकती है। अभय सिंह चौटाला ने नरेश शर्मा को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त करते हुए उन्हें पूरे मान सम्मान देने का भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 1 साल में किए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी की 14 जून को पंचकुला से संचालित होने वाली वर्चुअल रैली प्रदेश के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली है। ऑनलाइन रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। रैली में प्रदेश के 11 जिलों के कार्यकर्ता और लोग जुड़ेंगे। करनाल, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, जींद और फतेहाबाद के लोग रैली में ऑनलाइन जुड़ेंगे। भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि इस वर्चुअल रैली में 1 लाख से अधिक लोग वर्चुअल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टीवी माध्यम से जुड़ेंगे। इस रैली का 14 जून को 11 बजे पंचकुला से आयोजन किया जाएगा। यह वर्चुअल रैली साक्षात रैली के स्वरूप जैसी ही होगी, बस इसमें लोग ऑनलाइन और सोशल मीडिया माध्यम से जुड़ेंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है। प्रदेश में बिजली के बिल ज्यों के त्यों ही रहेंगे। वहीं एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। पहले एग्रो इंडस्ट्रीज के उपभोक्ताओं को 6 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ता था। अब इनको 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। अनलॉक के बाद धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर दौड़ने लगी है। इसी तरह रोडवेज बसें भी पहले की बात ही चलने लगी हैं। नारनौल डिपो से विभिन्न रूटों पर बस सेवा शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे रूटों पर ऑफलाइन टिकट सेवा शुरू कर बसों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार से विभिन्न 5 बसों का और संचालन शुरू किया जा रहा है। इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व बैरोड रूट शामिल हैं। मंगलवार से 2 बसें रेवाड़ी रूट, 2 बैरोड तथा 1 बस महेंद्रगढ़ रूट पर चलाई जाएंगी, जो कि ऑफलाइन होंगी, अर्थात यात्रियों को टिकट बस स्टैंड या बस के अंदर से ही परिचालक द्वारा दी जाएगी। ये सभी बसें लोकल रूटों पर रुककर चलेंगी। जैसे रेवाड़ी रूट पर जाने वाली बस अटेली, काठवास, कुंड पर रुकेंगी। इसी प्रकार बैरोड व महेंद्रगढ़ रूट के बीच में पड़ने वाले स्टॉपेज पर भी ठहराव करेंगी। प्रत्येक बस 35 सवारियों से अधिक नहीं बैठा सकेंगे। इसके अलावा यात्रियों को शारीरिक दूरी व मास्क लगाने की शर्त का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। रेवाड़ी रूट पर पहली बस 9:30 बजे तथा दूसरी बस 12 बजे चलेगी। इसी प्रकार बैरोड के लिए पहली बस सुबह 8:20 तथा दूसरी बस 10:40 पर चलेगी, जबकि महेंद्रगढ़ रूट पर एक बस 12 बजे चलेगी। उपरोक्त सभी बसों में यात्रियों को ऑफलाइन टिकट दिया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है। उपराज्यपाल ने जारी आदेश में कहा है कि अब एसिम्प्टोमेटिक लोग भी, यानी जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव से संपर्क में आए हैं, वह 5 से लेकर 10 दिन के अंदर कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। वहीं उपराज्यपाल के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, एलजी साहिब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान
इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी से देखा नहीं जा रहा, इसलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है। देश के दक्षिणी हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। इस सप्ताह मानसून दक्षिण भारत को पार करते हुए मध्य और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। मुंबई में भी मानसून बौछारें इस सप्ताह से मिलने लगेगी। उत्तर भारत के राज्यों में 8 और 9 जून को शुष्क मौसम की उम्मीद है। इस दौरान उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच सकता है। 10 जून से मौसम बदलेगा और 10 से लेकर 13 जून के बीच पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तथा दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में 12 से 14 जून के बीच गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय भागों में इस सप्ताह मौसम लगभग सूखा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क और गर्म मौसम के कारण तापमान 40 से लेकर 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत में 10 से लेकर 14 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 10 से लेकर 13 जून के बीच भारी बारिश होगी। दुनिया के सबसे संपन्न मंदिरों में से एक तिरुमाला पर्वत पर स्थित भारत का प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर यानी तिरुपति बालाजी करीब 80 दिनों के बाद सोमवार को फिर से खुल गया। कोविड-19 प्रकोप के कारण मंदिर को बंद कर दिया गया था और अब एक नए स्वास्थ्य मानदंडों के साथ इसे पुनः खोला गया है। प्रसिद्ध धर्मस्थल को सुबह 6 बजे दर्शन के लिए खोल दिया गया, लेकिन 2 दिनों तक सिर्फ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य ही दर्शन करेंगे। आम लोगों का प्रवेश 2 दिनों तक प्रतिबंधित रहेगा। तीसरे दिन तिरुमाला में स्थानीय भक्तों को दर्शन की अनुमति होगी। मंदिर 11 जून को सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुल जाएगा। मंदिर में प्रतिदिन अधिकतम 6000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी। क्या आपने अभी तक अपने मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है? अगर नहीं कराया है तो आप जल्द ही इसे आधार से लिंक करा लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार का मोबाइल नंबर के साथ लिंक कराना आवश्यक हो गया है। इसके पीछे देश में होने वाले फर्जीवाड़े को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य बताया गया है। मोबाइल सब्सक्राइबर्स को यह जान लेना चाहिए कि आधार से मोबाइल को OTP या फिर सर्विस सेंटर यानी ऑफलाइन पर विजिट करके आप आसानी से लिंक करा सकते हैं। जो लोग पहले से अपने आधार को मोबाइल से लिंक करवा चुके हैं वे उसे OTP के जरिए दोबारा सत्यापित कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उन्हें ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी और एक आधार केंद्र पर जाना होगा। लॉकडाउन खुलने की शुरुआत के बीच एक शानदार खबर आपके लिए आई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने लोन पर लिए जाने वाले ब्याज में एक बार फिर कटौती करने का ऐलान किया है। SBI ने सोमवार को कहा है कि वह 10 जून से अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर यानी MCLR में 0.25% की कटौती करेगा। बैंक ने यहाँ जारी विज्ञप्ति में कहा कि 1 साल की अवधि की MCLR दर को 7.25% से घटाकर 7% कर दिया गया है। बैंक की ओर से लगातार 13वीं बार MCLR दर में कटौती की गई है। बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गई इस कटौती के साथ लोगों के EMI बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी। बैंक ने कहा है कि 30 साल की अवधि के 25 लाख रुपए के MCLR आधारित होम लोन पर EMI में 421 रुपए की कमी आएगी। वहीं EBR आधारित इसी अवधि की समान राशि के होम लोन पर EMI में 660 रुपए की कमी आएगी। अब बात गैजेट की दुनिया से। वीवो ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Vivo Y50 को भारत में लॉन्च कर दिया है। 4 रियर कैमरे वाले इस फोन में 5000 mAh की बैटरी 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलेगा। भारत में Vivo Y50 का सिंगल 8GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट उतारा गया है। फोन आइरिस ब्लू और पर्ल व्हाइट रंग में उपलब्ध है। फोन की सेल 10 जून से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी। Vivo Y50 को अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, टाटा क्लिक और Vivo इंडिया स्टोर से खरीदा जा सकेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी फीचर्स में 4G LTE, ड्यूअल बैंड वाईफाई, GPS और USB Type-C पोर्ट शामिल है। वहीं एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रोक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर भी फोन में मिलेंगे। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 17,990 रुपए रखी गई है। अब बात आज के इतिहास की। 1898 चीन ने हांगकांग के कुछ नए क्षेत्रों को आज ही के दिन 1898 में 99 वर्षों के लिए ब्रिटेन से लीज पर लिया। 1912
भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का जन्म 9 जून 1912 में हुआ। 1949 भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म आज ही के दिन 1949 में हुआ। 1964 जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1975 भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म 1975 में आज ही के दिन हुआ। 1980 अंतरिक्ष यान सोयूज T2 पृथ्वी पर आज ही के दिन वापस लौटा। 1985 भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्म आज ही के दिन 1985 में हुआ। 1990 प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली का निधन 9 जून 1990 में हुआ। 2011 भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन का लंदन में आज ही के दिन निधन हुआ। आज का विचार, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है।